हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने कंपनी के सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी का मीनिंग और कंपनी का फीचर। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, अगर आप लोग सेमेस्टर्स एग्जाम में हो तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर 4 नंबर में पूछ देता है, और अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में जाए तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। अब दोस्तों ये तो पता चलेगा कि कंपनी क्या होती है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जाके उसको पहले देखो, मैंने बताया कि कंपनी का मीनिंग और उसका फीचर है। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी बहुत सारे टाइप्स की होती है, यहाँ पे टाइप्स की बात नहीं हुई है। यहाँ पे कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको कानून की मदद से बनाया गया है, जिसके पास में सेपरेट एंटिटी यानी खुद की अपनी पहचान होती है, परपेचुअल सक्सेशन यानी कि भैया कंपनी कभी मर नहीं सकती, और कॉमन सी खुद का अपना साइन होता है। तो कंपनी पता है। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। अब दोस्तों क्या एक कंपनी सिटीजन हो सकती है, एक इंसान जैसे मैं हूं, मेरा नाम अमन है, तो दोस्तों मैं इंडिया का एक सिटीजन हूं, नागरिक हूं। ठीक है ना, तो क्या कंपनी किसी देश की नागरिक हो सकती है, सिटीजन हो सकती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्योंकि दोस्तों अदर अदर कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में आती हैं, इंडिया की बाहर जाती हैं। अब मान लो अमेरिका की कंपनी इंडिया में आई और वो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या हम लोग उसको सिटीजन बोल सकते हैं? यही चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब दोस्तों टॉपिक अपना क्या है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ठीक है ना, ओके। तो क्या है, और दो, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे कोई थोड़ा सा आपको कहानी और थोड़ा सा आपको कानून है। ये जो है ना, ये मैं आपको अपने से नहीं बता सकता, ये क्या है, कानून है, लॉ है। तो लॉ को लॉ की तरह बताएंगे। बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्या हमको सेक्शंस भी लिखने होंगे? बेटा तो नहीं लिखने होते हैं सेक्शंस, कुछ चीजें होती हैं जो पूछती हैं वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और दो, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। भैया सिंपल सी बात है, कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, कानूनी पर्सन है, हैविंग अ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब होता है इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, अमेरिकन कंपनी, चाइनीज कंपनी। ये हमको कि इंडियन कंपनी क्यों कहते हैं, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, इसलिए इंडियन कंपनी है वो, तो उसकी नेशनैलिटी होती है। एंड डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब वो कहाँ की है। येट इट इज नॉट अ सिटीजन, भैया कंपनी की नेशनैलिटी भी है तो भी इसको हम लोग सिटीजन। अब भैया सिटीजन के पास में ऐसी कौन सी ताकत है जो कंपनी के पास में नहीं होती? भैया एक सिटीजन वोट दे सकता है, अगर कंपनी को सिटीजन बना देंगे तो कंपनी भी वोट दे पाएगी ना, तो इसी ये कंपनी को सिटीजन का दर्जा नहीं दिया गया है। तो और दो, कंपनी एक लीगल पर्सन है, इसकी नेशनैलिटी है, डोमिसाइल है, तो भी ये सिटीजन नहीं है। अब दोस्तों स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब क्या, सुनो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। हमारे देश के अंदर कोर्ट में केस रहता है, जब कोर्ट में केस रहता है और उस केस का कुछ नतीजा निकलता है, तो उस केस में इस बात को डिस्कस किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपसे कहेगा सर एक कंपनी सिटीजन नहीं होती है, ये किस केस में डिस्कस किया गया था? तो ये डिस्कस किया गया था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारा जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वैसे CIO AIR, इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये केस गया था 1963 के अंदर। ठीक है ना, उसमें ये डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भैया एक कंपनी सिटीजन नहीं है। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस CIO AIR 1963, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये भैया उनसे पूछेगा जो एंट्रेंस एग्जाम में है। तो भैया एक कंपनी सिटीजन नहीं होती है, ये तो क्लियर हो गया। अभी और पढ़ते हैं। अब दोस्तों जस्टिस हिदुतैया स्टेटेड, भैया ये जस्टिस थे उस समय के, जो ये जो केस है ना, इस केस के कौन थे, जस्टिस, जो कि भैया सुनाते हैं आपका क्या बोलते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीफ जस्टिस कह लो। द, अब देखो इन्होंने इन्होंने कहा क्या, द मेंबर हु फॉर्म द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी डू नॉट प्रूव देयर स्टेटस। इसका क्या मतलब है, द मेंबर हु फॉर्म द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी डू नॉट प्रूव देयर स्टेटस। एग्जांपल के तौर पे वो लोग जो कंपनी को बनाते हैं वो अपने स्टेटस को कंपनी के स्टेटस से नहीं मिला सकते। अगर हम शादीशुदा हैं और मैंने कंपनी बनाई तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे भाई कि कंपनी भी शादीशुदा है। अगर हम कुआए हैं और कंपनी मैंने बनाई तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कंपनी कुआई है, ऐसा नहीं बोल सकते। वही बोल जाए पर्सनालिटी, इफ ऑल ऑफ देम, जिन्होंने कंपनी बनाई है अगर सबके सब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, द कंपनी डजंट बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कंपनी भी सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगी। एक कंपनी को बनाने वाले अगर सब लोग सिटीजन है इंडिया के, तो कंपनी भी सिटीजन ऑफ इंडिया होगी, ये थोड़ी ना हो जाएगा, ये कौन सी बात है। ठीक है, एनी मोर देन इफ और आई मैरिड, अगर सब लोग शादीशुदा हैं द कंपनी वुड बी ए मैरिड पर्सन। तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो हाउ एवर, लेकिन टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर, अब भैया ये भाई खतरनाक बात है। सुनो, हमारे देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों की हैं और जो कुछ ऐसे काम कर रही हैं जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है। तो कभी कभी भारत सरकार को ये जानना होता है कि भैया हमारे देश में कौन सी ऐसी कंपनी है कि वो क्या बोलते हैं गलत काम कर रही है, एनिमी है हमारी,
तो कभी कभी कोई कंपनी की आय में कोई देश हमारे देश के ऊपर जासूसी कर रहा होता है तो एनिमी को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। हाउएवर, टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी द कोर्ट कैन कंसीडर द सिटीजनशिप ऑफ इट्स मेंबर। ओहो, क्या बात बता दी गई बेटा। देखो, अगर ध्यान से समझना, अगर एक कंपनी को बनाने वाले सब लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो कंपनी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगी। लेकिन कभी कभी होता क्या है, किसी कंपनी के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, मान लो पाकिस्तान से हमारा वॉर चल रहा है एंड उसने हमारे देश में कोई कंपनी खोई है। अब सबके सब पाकिस्तानी और वो हमारे देश के अंदर कुछ गलत काम करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा। तो ये पता करने के लिए कि किसने कंपनी बनाई है, उस समय उनके मेंबर्स की आइडेंटिटी को हम लोग जानने के लिए ये कर सकते हैं कि भैया कि कौन है, कंपनी का कौन चलाया है, ठीक है ना। ओके, मेंबर डायरेक्टर एज वाज डन इन केस ऑफ, एक कंपनी थी डाईएमआई कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो भैया मतलब कि ये कभी कभी, कब, ध्यान से समझना, ये तब जाना जाएगा जब हमको किसी कंपनी का एनिमी कैरेक्टर पता करना है। क्या पता उस कंपनी की वजह सब लोग ऐसे लोग हों जो कि हमारे देश के लिए खतरा हो, सिंपल सी बात है। नॉर्मल केस में कंपनी को किसी ने भी स्टार्ट किया हो, सब लोग इंडियन हो, चाइनीज हो, पाकिस्तान हो, उससे मतलब नहीं होता। सिंस अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, तो भैया ये साबित होता है कि कंपनी कोई सिटीजन विटीजन नहीं होती है। इट हैज नो फंडामेंटल राइट, आपको पता है हमारे देश के अंदर हमको फंडामेंटल राइट दिया गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव। तो इस कंपनी के पास में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होता है विच आई एक्सप्रेसली गारंटेड टू अ सिटीजन। एक सिटीजन को क्या, एक आम नागरिक को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कंपनी को ये सब अधिकार नहीं दिए गए हैं, ओनली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो भैया मोटा मोटी अपने को पढ़ के समझ में आ गया कि कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं होती है। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, ओके, साबित कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, द राइट ऑफ फ्रेंचाइज हाउएवर इट कैन क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट विच आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन सिटीजन और नॉन सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको काम का नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली यहां से अपने को क्लियर हो गया कि कंपनी सिटीजन और नॉट। ओके, तो भैया अब दोस्तों, लिफ्टिंग और पियर्सिंग दी कॉर्पोरेट विल। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये जब मैंने पढ़ा था तो उसको समझने की मुझे बड़ा टाइम लगा था जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था। अब दोस्तों ये टॉपिक बड़ा आसान दिखता है बट इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा आपको लॉजिक चाहिए। तो समझाते हैं, पहले तो हमको इसका मतलब समझना पड़ेगा। कंपनी लॉ के कुछ टॉपिक्स जो है ना बहुत टेक्निकल है, तो समझना बड़ा आसान काम नहीं है, तो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लिफ्टिंग और पियर्सिंग दी कॉर्पोरेट विल, अब ये क्या है भैया, पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब ही नहीं समझोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके पहले जो टॉपिक था उसका मतलब ये था कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। तो कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बता दिया गया। अब दोस्तों, लिफ्टिंग और पियर्सिंग दी कॉर्पोरेट वे, सुनो, अब बात समझो। एक कंपनी जो होती है और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, या फिर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है XYZ, आप लोग उसका सामान खरीदते हो, खाते हो, लेकिन कंपनी को कौन चला रहा है ये आपको पता है? कंपनी के पीछे कौन लोग हैं? क्या कंपनी के पीछे चाइना के कुछ लोग हैं जो हमारे देश में गलत काम कर रहे हो? हमको तो नहीं पता ना, क्योंकि आम जनता के बीच में कंपनी का वो नाम है, कंपनी का वो एम्बेसडर, कंपनी का कौन है ओनर है, ये तो पता ही नहीं है भाई। और वो ऐसा कौन सा काम का जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंच जाएगा, या फिर मान लो वो टैक्स की चोरी कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो हमको तो पता ही नहीं ना कि कौन बैठा हुआ है कंपनी के पीछे, एक्चुअल में ओनर कौन है। मानो मैं कंपनी का ओनर हूँ और मैंने किसी और को सीईओ बना दिया, पैसा उठाया मार्केट में, शांति से कोने बैठा हूँ, किसी को पता ही नहीं कि मेरी कंपनी है। समझ आया? तो सोचो अगर कुछ गलत काम होगा तो हमको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आम जनता को या किसी को तो पता ही नहीं है, सरकार को भी नहीं पता। तो दोस्तों दोस्तों होता क्या है, कंपनी के पास में एक तो फीचर होता है जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। मतलब कंपनी का जो ओनर होता है वो अलग होता है और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, कंपनी के ओनर के ऊपर कोई दिक्कत जल्दी नहीं आती है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों ये फीचर के कारण जो कंपनी का ओनर है वो आम जनता से छुपा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जब ये जानना होता है कि भैया कौन है कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर कौन है, ठीक है ना। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कब जानना है? जब सरकार को लगता है कि नहीं भैया अब हमको जानना पड़ेगा कौन है इस कंपनी के पीछे। एग्जांपल देते हैं, एक कंपनी थी डीम इंडिया कंपनी, जिसने लोगों को कितने रुपए में, 500 की 100 कुछ रुपए में फोन देने का वादा किया था। उसने आया और लोगों को 255 रुपए या 251 रुपए के अंदर, ठीक है ना, और 50-50 रुपए 100-100 रुपए एडवांस पेमेंट की और बाद में भाग गया। तो बाद में गवर्नमेंट ने उस कंपनी का कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? एक पर्दा होता है, एक चद्दर का टुकड़ा कह लो, सब समझ में आया ना। ये एक आर्टिफिशियल है, मतलब कि एक कंपनी और आम जनता के बीच में एक पर्दा ढका होता है।
जिसके कारण ये नहीं पता चल पाता कि पीछे कौन बैठा हुआ है। तो कोर्ट क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, उस पर्दे को हटा देती है। एक्चुअल में कोई पर्दा होता नहीं है, ये इमेजिनरी पर्दा है। सरकार उस कॉर्पोरेट विल को, पर्दे को उठा देती है। जैसे ही पर्दा उठाते हैं, पता चल जाता है पीछे कौन बैठा हुआ है। तो एक्चुअल में कोई पर्दा नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी पर्दा है। बट यहाँ पे जो लिखा गया है ना, कर्टन पर्दा, अभी देखो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली आम जनता, सरकार और कंपनी के बीच में एक पर्दा होता है, जिस पर्दे के कारण हमको नहीं पता होता कि कंपनी को कौन लोग चला रहे हैं। तो ये जानने की कंपनी को कौन चला रहा है, इसके लिए हम लोग उस पर्दे को, सरकार डिसीजन लेगी, इस पर्दे को हटाओ। भैया पर्दा होता क्यों है, क्योंकि कंपनी के पास में सेपरेट एंटिटी का फीचर होता है, जिसके कारण कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है। जैसे साउमी कंपनी या फिर एमआई कंपनी इंडिया में मोबाइल बेचती है। अब पता चला कि सपोज कि एमआई कंपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम भी लग चुका है बहुत बार कि वो क्या बोलते हैं, डेटा बीच करती है, मतलब इंडियंस का डेटा क्या बोलते हैं, लीक करती है। उसके ऊपर एग्जाम है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में पब्लिश भी हुआ है। मुझे पर्सनली नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, बट मैंने रिपोर्ट्स देखी है, कुछ मैंने वीडियोस देखे हुए हैं। तो उसके ऊपर एग्जाम लगा, बहुत सारी चाइनीज कंपनीज के ऊपर एग्जाम लगता रहता है कि भैया ये लोग डेटा को लीक करती है हमारे देश से। तो अब भैया कौन इंडिया में आती है और इंडिया में काम करती हैं, तो सरकार देखती है कौन है उसके पीछे, ठीक है, उसके ये काम करना पड़ता है। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से अलग है। एज सच द मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी। अब मान लो मैंने किसी कंपनी में शेयर खरीदा और कंपनी ने कोई गैर कानूनी काम किया, तो हम उस काम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमने तो बस पैसा इन्वेस्ट किया है ना, हम मालिक भले हैं, बट हम जिम्मेदार नहीं होंगे। दस देयर इज अ विल, विल का मतलब होता है कर्टन, कर्टन मतलब होता है पर्दा या फिर क्लोक, क्लोक को मोटा पर्दा बोलते हैं, ठीक है ना, चादर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो एक विल होता है, विल मतलब कर्टन यानी कि पर्दा हो गया या फिर कोई मोटा पर्दा हो गया, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। अब मान मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि कौन उसका ओनर है, कौन उसको चलाता है। मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, क्यों नहीं पता, क्योंकि कंपनी के पास में ये फीचर होता है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, देखो अब मैं कोर्ट बोलूं चाहे ट्रिब्यूनल बोलूं, बात एक ही है। कोर्ट मतलब आपको पता है जहां पे केस होता है, ट्रिब्यूनल कंपनी के ये बोलते हैं, जब कंपनी का जो केस होता है ना, वो एनसीआईटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनी का जितना भी केस होता है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया, केस कहना है, तो ये आम कोर्ट में नहीं होता, ये होता है एनसीआईटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये भी कोर्ट ही है, कोर्ट के अंदर एक जगह है जहां पे कंपनी के केस केवल होते हैं। तो कोर्ट बोलिए चाहे ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का पूरा नाम क्या है, एनसीआईटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, समझ आ गया। तो भैया ऑर्डिनरी द कोर्ट और ट्रिब्यूनल वे नॉट लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी। नॉर्मली कोई भी कोर्ट हो चाहे सरकार हो, कंपनी के पीछे नहीं देख सकती कि कौन बैठा हुआ है, नॉर्मली, सिंपली, ठीक है ना। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल वी नॉट सी हु आर द रियल पर्सन्स कंट्रोलिंग द कंपनी, कौन है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, भाई ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। द पावर एंड द फंक्शन एक्सरसाइज्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रिलेटिंग टू कंपनी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखो बता दिया गया ना, पहले क्या था, जितना भी कंपनी के केस थे वो कोर्ट वोट कंपनी लॉ बोर्ड डिसाइड करता था। अब क्या कर दिया गया है, इसको उठा के दे दिया गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दे दिया गया है। तो अब जितने भी केस होते हैं कंपनी के, वो एनसीआईटी डिसाइड करता है। हाउएवर दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी कैन नॉट बी मिसयूज्ड बाय मेंबर्स। अब देखो लोगों को तो पता ही नहीं कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो कंपनी चाहे तो इसका फायदा भी उठा सकती है। पता आपको विराट कोहली के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके रेस्टोरेंट हैं, बिजनेस है, शिल्पा शेट्टी का बिजनेस है, बट लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो हाउएवर दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी कैन नॉट बी मिसयूज, इसको मिसयूज नहीं किया जा सकता बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी टू इवेट टैक्सेस और पे फ्रॉड ऑन पीपल। तो भैया कंपनी या कंपनी के लोग इसको धोखा देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। इन सच केसेस, अब मान लो इन सच केसेस द कोर्ट, कोर्ट यानी कि कोर्ट, ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर। अब देखो स्पेक्टेटर कौन होते हैं, दर्शक, इनको क्या बोलते हैं, दर्शक बोलते हैं। जब भी क्रिकेट मैच होता है जो ऑडियंस बैठी होती है ना, उसको स्पेक्टेटर बोलते हैं, ठीक है ना, ऑडियंस क्या हो। तो भैया कोर्ट हो गया, जो कानून है वो मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकता कि भैया कंपनी कुछ भी कहे और हम कुछ ना कर पाए, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास में ये अधिकार नहीं है कि कंपनी को कौन चला रहा है। मान लो हम गवर्नमेंट है, सरकार है, भारत सरकार, और एक कंपनी है,
जो टैक्स की चोरी का ये हमको सुनने में आया है, लेकिन हम नहीं जान सकते कि कौन है कंपनी के पीछे मालिक। तो ये जानने के लिए हमको कानून की मदद से एक पैदा होता है जिसको हटाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि कौन बैठा है पीछे। यही है लिफ्टिंग और पीआईसिंग दी कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग मतलब उठाना, पीआईसिंग मतलब उठाना, पीआईसिंग मतलब हटाना। द कॉर्पोरेट विल एक पैदा होता है, विल मतलब क्लॉक, पर्दा, कर्टन, जिसको हटाना पड़ता है, तब हमको ये पता चलता है कि कौन बैठा है कंपनी के पीछे। तो इतना टेक्निकल टॉपिक है ये, सोचियो, ठीक है ना। तो एज सच कोर्ट यानी कि ट्रिब्यूनल कैन आउट टू लिफ्ट उठाएगा, ठीक है ना, क्या कहेगा, लिफ्ट और पियर्स द कॉर्पोरेट विल मतलब वही पैदा, टू लुक और फाइंड आउट द रियल पर्सन। लुक मतलब देखने के लिए, फाइंड मतलब पता करने के लिए कि कौन है एक्चुअल पर्सन जो मिसचीफ यानी कि छुपा हुआ है अंडर गैप ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कंपनी की आय में छुपा हुआ है। समझ में आया? ओके, दिस इज नोन एज, इसी को बोलते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग दी कॉर्पोरेट विल। तो भैया आपको समझ में आ गया होगा, लिफ्टिंग यानी कि उठाना, पियर्सिंग यानी कि हटाना, कॉर्पोरेट विल कंपनी और जो आम जनता या फिर सरकार के बीच में एक पर्दा होता है उसको हटाना। एक्चुअली में कोई पर्दा नहीं होता है बेटा, ये कहने के ये पर्दा है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बताया गया है कि कब 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 कंपनी कॉर्पोरेट विल हटा सकती है। सुनना बात को, तो दो सिचुएशन है। पहला है केसेस फॉलिंग अंडर जुडिशियल डिसीजन, जब जुडिशियल कोर्ट में केस होता है और कोर्ट आदेश देता है कि भैया अब इनका पर्दा हटाओ, देखो कौन है पीछे। दूसरा केसेस फॉलिंग अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जब भैया कोर्ट नहीं कहता आपने ऐसा कुछ गलती कर दिया है कि अधिकार दे ही दिया गया है, ठीक है ना। तो केसेस फॉलिंग अंडर जुडिशियल डिसीजन, जब कोर्ट आदेश देता है कि भैया इनका पर्दा हटाओ, देखो कौन है। पहला सिचुएशन प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, देखो जी पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, द कोर्ट हैज लिफ्टेड द कॉर्पोरेट विल, कोर्ट पर्दा हटा देगा व्हेन इट वाज यूज्ड टू इवेड टैक्सेस, अगर कोई कंपनी इवेड टैक्सेस की चोरी कर रही होगी और सरकार को पता चला, तो सरकार कानून की मदद से उस कंपनी को कौन चला रहा है ये जानने के लिए उसका जो कॉर्पोरेट विल है उसको हटा देगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि अब देखो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सरकार के ये टैक्स क्या है, एक रेवेन्यू है, क्या है, रेवेन्यू। और अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट विल उठा सकती है। कौन पीछे बैठा हुआ है भैया पता करो, ठीक है ना, आज ही मैटर समाप्त होगा। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगर मान लो कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड या फिर ऐसा सुनने में आया कि करने वाली है, या फिर कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट सही से बिजनेस नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में भी कंपनी क्या कर सकती है, सॉरी कोर्ट आदेश देगा इफ द सेपरेट एंटिटी ऑफ कंपनी इज मिसयूज, अगर कंपनी का सेपरेट एंटिटी का फीचर मिसयूज किया गया लोगों को फ्रॉड करने के लिए या फिर कोई कानूनी चीजों को माना नहीं गया, तो कोर्ट यानी कि ट्रिब्यूनल कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज समझ में आ गया। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर है, भैया ये क्या है, जब देखो जब किसी कंट्री से हमारा वॉर होता है, सुनना बात को, जब भी किसी कंट्री से किसी देश का वॉर होता है, जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन जो रसिया के ये एनिमी है, दुश्मन है। तो अगर यूक्रेन की जितनी भी कंपनी होगी रसिया में, उन सबको बंद कर दिया गया होगा, उनको कुछ नहीं चल रहा होगा। इंडिया और पाकिस्तान का अगर वॉर हो जाएगा, तो पाकिस्तान इंडिया की क्या है, एनिमी है। और मान लियो और पाकिस्तान की 50-60 कंपनियां इंडिया में हैं जो कि बिजनेस कर रही हैं, तब सरकार क्या करेगी, अगर मान लियो वो कंपनी की मदद से हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कुछ गलत काम कर सके, कुछ भी कर सके, तो उस सिचुएशन में एनिमी कैरेक्टर जानने के लिए, सिंपल सी बात है भैया, हो सकता है ना, तो उस सिचुएशन में कोर्ट लिफ्टिंग द पियर्स और कॉर्पोरेट वे उस पर्दे को हटा सकता है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने उस देश के कानून जो बनाए गए उसको नहीं मान रहे हो, सही से उसको यूज नहीं कर रहे, तब भी। डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मान लो आपके ऊपर कोर्ट ने कोई आदेश दिया कि आपको भैया XYZ ये काम करना है और आपने वो काम नहीं किया, सपोज कोर्ट ने आपको कोई काम बोला कि ये काम आपको करना है और आपने उसको कोर्ट की अवहेलना कर दी, कोर्ट का सम्मान नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, तो उस सिचुएशन में कोर्ट चाहे तो आपका कॉर्पोरेट विल उठा सकती है, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कंपिटेंस, नीचे देखे हैं, जस्ट एज टू डिटरमाइन एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ company corporate we can be PI, similarly to determine technical competence of company its corporate we can be DPI'd, new horizon। भैया टेक्निकल कंपिटेंस ऑफ अ कंपनी, कभी कभी कंपनी कहती है ना भैया हम एक ऐसी दवाई बनाते हैं जिसको खाने से इंसान पतला हो जाता है, टेक्निकल ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, तो कभी कभी
सरकार कहती है अच्छा ऐसा है क्या, चलो देख लेते हैं भैया। तो उस सिचुएशन में भी कंपनी टेक्निकल टेक्निकल कॉम्पिटेंस देखने की है कि आप टेक्निकली कॉम्पिटेंट है को नहीं मार्केट के अंदर। उस सिचुएशन में भी कंपनी सरकार चाहे तो ये पर्दा हटा सकती है। तो भैया ये आपका हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। जब जुडिशियल डिसीजन, जब कोर्ट आदेश देता है और तब उस पर्दे को हटाया जाता है, ठीक है। आप चाहो तो अंदर रीडिंग मार सकते हो, आपकी इच्छा है, मैंने बता दिया पॉइंट से ही, आप आराम से देख सकते हो, सब पॉइंट बहुत ईजी है। अब केसेस फॉलोइंग अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ये क्या है, ये है कि अगर आपने कानून तोड़ा तो कोर्ट वोट छोड़ दो, अपने आप ही आपका कॉर्पोरेट भी उठ जाएगा। कैसे, सुनो। पहला है रिडक्शन ऑफ मेंबर बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम, मतलब कि अगर मान लो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम होते हैं 2 लोग, पब्लिक कंपनी में मिनिमम होते हैं 7 लोग। अगर आपके कंपनी में 2 से लोग कम हुए या फिर 7 से कम हुए, सुन अब मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, आपको नहीं नहीं सर ऐसा कैसे। रिडक्शन ऑफ मेंबर बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम, इट इफ एट, यहाँ पे इफ होना चाहिए था, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी फॉल बिलो, फॉल मतलब 7 से कम होता है, ठीक है ना, और बिलो 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड द बिजनेस ऑफ कंपनी इज कैरिड 1 फॉर मोर देन 6 मंथ। मान लो अगर आपकी कंपनी का मेंबर प्राइवेट है 2 से कम हुआ, पब्लिक है 7 से कम हुआ, और आपने ये जानने के बावजूद 6 महीने तक बिजनेस को चला दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, एवरी मेंबर, जितने भी लोगों को ये बात पता थी, लोगों की बात पता थी, शायद भी लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ कंपनी, तो कंपनी के जितने भी उधार हैं, जितना भी कर्जा है, उनके ये जिम्मेदार वही लोग होंगे। सुनो बात को। और उस सिचुएशन में कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट विल को उठा, सरकार चाहे तो कॉर्पोरेट विल को उठा सकती है, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस, आपको पता होगा जब भी एक कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना होता है तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कितना शेयर इशू करेगी, कितना ऑथराइज कैपिटल है, कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है। ये एक इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर कंपनी का सीए, सीएस, कंपनी के डायरेक्टर सबका साइन होता है। मान लो कभी कभी लोगों को धोखा देने के लिए हमने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिख दिया, मैंने लिख दिया कि आपको 15% से रिटर्न देंगे और आपको हम 5% से रिटर्न दे जाए, और आपने यही सोच के इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, तो मैंने आपको क्या किया, धोखा दिया ना। मैंने प्रोस्पेक्टस में अपने गलत चीज आपको दिखा दी, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो 90% डिस्काउंट, आप सोचते हो 100 का सामान है तो 90 पे डिस्काउंट हो गया, 10 का मिलेगा, लेकिन आप जाते हो सामान आपको भैया महंगा मिलता है। तो ये क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, जब अपने प्रोस्पेक्टस में कोई चीजों को गलत तरीके से दर्शा के आपको फ्रॉड करने की कोशिश की जाए, उस सिचुएशन में भी सरकार चाहे तो किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेट वे को उठा सकती है, ठीक है ना। तीसरा, फ्रॉडेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, अगर हमने फ्रॉड, मतलब मेरा मकसद था किसी को धोखा देना और उसके कारण मैंने किसी को इंड्यूस करके, मोटिवेट करके पैसा इन्वेस्ट करवाने की कोशिश की, तो उस सिचुएशन में भी कंपनी चाहे, सॉरी कोर्ट चाहे या फिर क्या बोलते हैं आपका सरकार चाहे तो उठ सकता है, ठीक है ना। ओके। अब दोस्तों, फेयर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, अब ये क्या, चौथा, कभी कभी आपको पता होगा जब पैसा आता है कंपनी के पास में, कंपनी पैसा एक साथ नहीं मांगती है नॉर्मली, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता है ना। तो जब कंपनी के पास में पैसा आता है एप्लीकेशन का, जब ओवर सब्सक्राइब होता है पैसा, ठीक है ना, तो जो एक्सेस पैसा होता है उसको वापस करना होता है, ठीक है ना। अगर कंपनी उसको टाइम से वापस नहीं करती है, ठीक है ना, मानियो मैंने कंपनी स्टार्ट की, मैंने शेयर इशू किया और मेरा शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, जो एक्सेस पैसा वो तो वापस करना होगा ना, ठीक है ना। ओके। ओके दोस्तों, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। अब इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी, इसका क्या मतलब दोस्तों है, इसका मतलब ये है कि जब कभी कभी कंपनी होती है और आपको ये नहीं पता कि ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वो सही से नाम इस्तेमाल नहीं करते। कभी कभी कुछ लोग होते हैं प्राइवेट कंपनी बट कहते हैं कि हम पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना। तो भैया ये भी अगर आपने अपने नाम का सही इस्तेमाल नहीं किया, फिर नाम का इम्प्रॉपर यूज किया, ठीक है ना, गलत तरीके से यूज किया, तो आपके ऊपर भैया फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगी। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया पहला कि जब आपके मेंबर्स कम होंगे तब, ठीक है ना। तो 6 मंथ, हाउ एवर द मेंबर हु लेफ्ट कंपनी, जिन्होंने छोड़ दिया उनको मतलब नहीं है, इट शुड बी नोटेड दैट मेंबर हु कंटिन्यू आफ्टर 6 मंथ पीरियड शायद आई बाय ओनली दे आर अवेयर ऑफ द नंबर्स ऑफ द मेंबर, ठीक है ना। ओके। प्रोस्पेक्टस में दिक्कत हुआ तो हो गया, आपने लोगों को फ्रॉडेंटली इंड्यूस किया। अगर आपने, if the stated minimum amount has not been subscribed and some paper on application is not received within a period of 30 days, the date of issue of prospectus or such other period say may be specified, security exchange board the amount received under section return within such time manner as may prescribed। कहने मतलब है
जब कंपनी को पैसा रिसीव होता है और कंपनी का अंडर सब्सक्राइब हो जाए या ओवर हो जाए, जो एक्सेस मनी होती है अगर उसने वापस नहीं किया, ठीक है ना, या फिर जो कम पैसा रिसीव हो गया है वो वापस नहीं किया गया विद इन 30 डेज, तो आपके ऊपर भैया फाइन होने लगता है, ठीक है ना। ओके, तो फाइन आगे यहाँ आप देखें ना, और क्या है फाइन देते हैं, डिफॉल्ट डिटेल अपने मनी ऑफिसर, जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा साई बी आई बाई टू अ पेनाल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट 1000 रुपी फॉर ईच डे, 1000 रुपये पर डे का, ड्यूरिंग विच जिस दिन से वो डिफॉल्ट हुआ है, और 1 लाख रुपी विच एवर यस, दोनों में से जो कम होगा, ठीक है ना। मान लियो कि भैया मैं वो अधिकारी हूँ जिसने पैसा वापस नहीं किया लोगों का, ठीक है ना, तो मुझे 1000 रुपये पर डे का उस दिन से या फिर 1 लाख रुपये, दोनों में से जो कम होगा वो देना होगा। इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्राइवेट होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी, अब ये क्या भैया, अगर कंपनी होल्डिंग और सब्सिडी, होल्डिंग कंपनी वो होती है अगर मान लो मेरी कंपनी है, मैंने किसी और कंपनी का 51% शेयर या उससे ज्यादा खरीद दिया, तो मैं बन जाऊंगा होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का मैंने खरीदा है वो बन जाएगी सब्सिडी कंपनी, ठीक है ना। अ होल्डिंग कंपनी इज वन विच कंट्रोल द मैनेजमेंट, अब देखो जब हम किसी कंपनी का 51% शेयर खरीदेंगे तो हम उस कंपनी को क्या कहेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, वहां पे डायरेक्टर कौन बनेगा सब कुछ हम डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, वाई अदर कंपनी कॉल्ड सब्सिडी बोलते हैं। इन द आई ऑफ लॉ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी आर सेपरेट एंटिटी, लेकिन कानून की नजर में, सुनना, मान लो मैंने किसी कंपनी का 51% शेयर खरीद दिया, अब उसको कौन कंट्रोल कराया है, हम कराया, लेकिन कानून की नजर में वो कंपनी अलग है और हमारी कंपनी अलग है, दोनों अलग है, समझ आया ना। ओके, ठीक है ना। It has been held that even a 100% subsidy is a separate entity, as its holding company will not be liable for its act. However, the court or tribunal may use the corporate way in order to establish a relationship of holding and subsidy company to find out the real persons who control the affair of company. कहने का मतलब है कंपनी यानी कि सॉरी कोर्ट चाहेगा, क्योंकि देखो अगर हम किसी कंपनी का 100% शेयर भी खरीदे हैं तो भी तो उसके डिसीजंस खुद के होंगे ना भैया, हाँ वो कानून की नजर में वो एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है और हम अलग है। एग्जाम्पल देते हैं, मानो हमारी डास है, हमने प्यूमा का क्या किया, 55% शेयर खरीद दिया, अब प्यूमा को कौन कंट्रोल कर रहा है, एडिडास कर रहा है, लेकिन कानून की नजर में एडिडास अलग है और प्यूमा अलग है, तो अगर कोर्ट को लगता है कि भैया क्या है इनके बीच का पंचायत, ये जानने के लिए कोर्ट चाहे, सरकार चाहे तो कॉर्पोरेट वेल को हटा सकती है, ठीक है। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, भैया ये जानने के लिए कि कंपनी का ओनर कौन है, बस हमको जानना है कौन है मालिक, हमको जानना है, इसके लिए भी उसका कॉर्पोरेट वेल हटा सकते हैं। या फिर टू चेक फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, अगर कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग ऐसा फ्रॉड करने के पर्पज से ट्रेडिंग बिजनेस का यही है, ये भी जानने के लिए पता करने के लिए कोर्ट चाहे तो कंपनी का कॉर्पोरेट भी हटा सकता है। तो भैया ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट वे, कब कब उस पर्दे को उठाया जा सकता है, पहला जब कोर्ट डिसीजन लेगा, हाँ आदेश पास करेगा, जब कोर्ट डिसीजन लिएगा जब वो ऐसी कानूनी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया जो कि गैर कानूनी है, तब भी पर्दा हटाया जा सकता है। इसमें 9 पॉइंट्स है, इसमें 6 पॉइंट्स है, कौन सा किसके अंदर ये याद रखना बहुत इजी है, हेडिंग से याद रखोगे तो अंदर खुद बना के लिख पाओगे, अंदर एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो भैया अब अपना इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डिफरेंस बिटवीन, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कंपनी और पार्टनरशिप, ये आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग देखेंगे, और दोस्तों बहुत कठिन नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ऐसे मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।